महिलाओं की स्थिति, इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से और संक्षेप में, हमारा इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। प्राचीन काल में हमारे देश की शिक्षा बहुत उन्नत थी और लगभग 28 विश्वविद्यालय उस समय चल रहे थे और 20,000 से अधिक हायर एजुकेशन सेंटर्स चल रहे थे, जिनमें शिक्षा बालक और बालिकाएं दोनों को लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन सल्तनत काल और मुगल काल के बाद हमारी शिक्षा में कुछ विशेषकर बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा में अवरुद्ध हुआ। जहां तक महिला की स्थिति थी, प्राचीन काल में भारत में महिलाओं की स्थिति किसी भी रूप में बालकों से, पुरुषों से कम नहीं थी, बल्कि उनके बराबर की थी। जैसे हमारे यहाँ महिलाओं को हर कार्य में बराबर का हिस्सा था। सामाजिक दृष्टि से चाहे वैवाहिक कार्य हो, सामाजिक परंपरा हो, धार्मिक कार्य हो, सभी प्रकार के कार्यों में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया जाता था। और शिक्षा में जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और उसके बाद आचार्य, पिता और आचार्य से पहले माता की पूजा की जाती थी। तो निश्चित रूप से माता और महिलाओं का जो है प्राचीन काल में बहुत स्थान था। हमारे यहाँ शक्ति का केंद्र, चाहे शिक्षा का हो, सरस्वती का हो, चाहे लक्ष्मी का, धन का हो, दुर्गा, चाहे शारीरिक शक्ति का हो, दुर्गा का हो, ये तीनों हमारे यहाँ किसी न किसी रूप में शक्ति के रूप में माना गया है। उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ शक्ति का स्रोत महिलाओं के रूप में माना गया है। हम प्रातः सभी जगह, सभी परिवारों में चाहे आरती करते हैं और आरती में लास्ट में हम जो गाते हैं, किसी कोई भी आरती हो, जो कोई नर गावे, क्योंकि महिला को तो शक्ति माना ही गया है। आरती करने का काम नर का था, जो कोई नर गाए, मतलब उस समय महिलाओं को जो है शक्ति के रूप माना गया था। हमारे यहाँ जितने भी, आज नहीं, प्राचीन काल के जो आज से 30-40 साल पहले के जो नाम है, चाहे शहरों में तो नहीं, गांव में तो आज भी है, उन सब में महिलाओं का नाम पहले, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे उमाकांत, चाहे सीताराम हो, चाहे राधेश्याम हो, इन सब में महिलाओं को स्थान निश्चित रूप से दिया जाता था। महिलाओं की स्थिति निश्चित रूप से काफी अधिक थी। इसके अलावा हम देखते हैं मुगल काल में जो है स्थिति खराब हुई। आजादी के बाद हमारा देश एक वो देश है जहां आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को मताधिकार मिल गया। पुरुष और महिलाओं को आजादी के तुरंत बाद भारत में मताधिकार मिल गया। और आजादी के बाद देखते हैं कि राजस्थान में महिला शिक्षा के लिए विशेष कार्य किया गया। अब तो कुछ एजेंट बंद हो गई, लेकिन पहले जो संस्थाओं को, विद्यालय और महाविद्यालयों को जो सहायता दी जाती थी, कोएड और मेल जो कॉलेज और स्कूल होती थी, उनको 60-70% तक दी जाती थी। लेकिन महिला संस्थाओं को, चाहे बालिका हो, स्कूल हो, चाहे महाविद्यालय, महिला शिक्षण संस्थाओं को 90% तक सहायता दी जाती थी। और उसका एकमात्र कारण था महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया गया था। हमारे संविधान में जो अनिवार्य नीति निर्देशक तत्व में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, 2009 में आरटी की बात की गई, राइट टू एजुकेशन की बात की गई। और इस राइट टू एजुकेशन में भी 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई और खासकर विकलांगों के लिए 18 वर्ष तक की शिक्षा की बात उन्होंने की थी। तो लैंगिक समानता जो लानी है, इस लैंगिक समानता का एक जो महिलाओं की जो शिक्षा है, उसमें एक बात आती है, आर्थिक पक्ष है। सरकार ने कानूनन पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार दे दिया, तो आर्थिक दृष्टि से भी बालिकाओं को संपन्न कर दिया गया है। और जब आर्थिक दृष्टि से संपन्नता की बात आती है, तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा की, महिलाओं की स्थिति भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अभी जो पहले गौतम जी की बात चल रही थी, संजय जी व्यास ने कहा कि साहब हार्ट रेट जो है पुरुषों में ज्यादा है। उसका कारण, महिलाओं में हार्ट अटैक की कमी का कारण मेरे हिसाब से यह है कि उनमें सहनशीलता, समर्पण, त्याग पुरुषों की तुलना में कम है। ज्यादा महिलाओं में ज्यादा है, पुरुषों में त्याग की भावना, सहनशीलता की भावना, समर्पण की भावना कम है। और यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि वो डेटा गौतम जी बता रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे हैं। तो उसका कारण यही है कि शिक्षा का जो काम है, अध्यापक का जो काम है, बालकों के साथ अपनापन, समर्पण, ममत्व, ये बात जो है महिलाओं में
स्वाभाविक रूप से, जेनेटिक रूप से जो है उनमें पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। इसके अलावा आर्ट्स में भी लगभग जो है काफी समानता थी। मेडिसिन में देखा होगा आपने, मेडिसिन में भी ज्यादा अंतर महिलाओं और पुरुषों में नहीं था। तो निश्चित रूप से आज महिला शिक्षा का स्थान बढ़ता जा रहा है। इसको हम महिला शिक्षाओं को और किस प्रकार से इसमें उन्नति करें, इसके बारे में 5-7 बातें हैं। एक तो यह है कि हमारा नजरिया बदलना चाहिए। आज बालिका शिक्षा के प्रति जो खासकर ग्रामीण में अशिक्षित अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति जो नजरिया है, शायद दिन भर आप चर्चा इस पर हुई होगी कि आज भी हम बालिका शिक्षा को एक अतिरिक्त खर्चा मानते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं मानते हैं। तो ये नजरिया दोनों हमें बदलना होगा। इसके अलावा जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज प्रथा है, बालिका का जल्दी विवाह है, बाल विवाह की बात है, या कन्या भ्रूण हत्या वाली जो बात है, इस प्रकार के नजरिए को हमें बदलना होगा। जब इसमें रेशियो बता रहे थे कि आज भी हमारे यहाँ मेल फीमेल का जो रेशियो है भारत में काफी कम है निश्चित रूप से। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी जो डेटा बता रहे थे उसमें रूरल एरिया में आज भी मेल फीमेल का रेशियो अर्बन की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो निश्चित रूप से इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग। शिक्षित व्यक्ति ज्यादा उत्तरदायी हैं। तो महिलाओं की जो स्थिति खराब हो रही है, कन्या भ्रूण हत्याएं गांव में कम हो रही है, शहरों में ज्यादा हो रही है, उसका कारण है कि शिक्षित व्यक्ति आज इस बात को जो है ज्यादा देख रहा है। तो उन्होंने जो रेशियो बताया था, अर्बन एरिया का जो रेशियो था वो रूरल से जो है काफी कम था। तो इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। इसके अलावा फीमेल एजुकेशन के एक्सपेंशन के लिए दूरस्थ शिक्षा एक बहुत बड़ा साधन है। देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अर्ली मैरिज हो गई है, इसी कारण से घर से जा नहीं सकते हैं, शिक्षण संस्थाएं दूर पड़ती है। तो हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से महिला शिक्षा को और अधिक बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि घर का कार्य करते हुए गृहिणी भी, दूर रहने वाली भी, अन्य परिस्थितियों में, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भी, आर्थिक कारणों से भी जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बड़ी प्रकार से पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ जो गुरु द्रोणाचार्य में जो एकलव्य की जो बात हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उनके माध्यम से, दूरस्थ के माध्यम से किस प्रकार से उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। तो दूरस्थ शिक्षा आज बहुत हमारे लिए, महिला शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत बड़ा उपाय हो सकता है। ये भी हमारा कार्य हो सकता है। इसके अलावा नवाचार की बात हो सकती है, ई लर्निंग की बात आ रही है। आज के बजट में आया है कि आने वाले 3 वर्षों में 6,000 करोड़ या 6 करोड़ जो है वो परिवारों को कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से सरकार, केंद्र सरकार के जो बजट है उसमें देने का प्रयास किया गया है। तो निश्चित रूप से ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता आ रही है कि हमारे जितने एजेंसीज हैं, सरकारी और निजी संस्थाएं हैं, इन सब में तालमेल का भाव है। देखिए, सरकारी संस्थाएं, सरकारी योजनाएं, जो भी बताया था, चर्चा हुई थी, कि सरकारी योजनाएं बहुत अच्छी बनती है, लेकिन दिक्कत आती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन परिप्रकाश नहीं हो पाता। तो किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है, इतनी सारी योजनाएं बनाती है, मिड डे मील की बन गई, बालिका शिक्षा की बन गई, सर्व शिक्षा अभियान की बन गई, इतनी सारी योजनाएं बनती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सफलता पूर्वक क्रियान्वित नहीं हो पाती है। और इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न जो प्राइवेट संस्था है, एनजीओ है और बहुत सारी जो है, इसमें जन भागीदारी होनी चाहिए, हम सबका सहयोग होना चाहिए। और अगर हम सब मिलकर के जो इसका अगर प्रयास करें तो वो कोई ऐसा नहीं लगता कि हम इससे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आवश्यकता यह है कि इसमें हम केवल सरकारी जिम्मेदारी को मानकर ही अपने आप को उससे दूर नहीं करें, इसमें हमारा भी योगदान जो है अधिक से अधिक योगदान होना चाहिए। संगोष्ठियां, कार्यशालाएं ये तो होती रहनी चाहिए। इसमें हम किस प्रकार से इन योजनाओं को लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से ज्यादा प्रभावी हो सकती है, इसके बारे में भी चर्चा हमारे यहाँ कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काफी इस समय काफी चल रहा है। तो इस प्रकार की जो है ये योजनाएं भी लागू की जानी चाहिए। और इसके अलावा जैसे कहते हैं कि बार-बार अगर एक चीज को हम कहेंगे संगोष्ठियों के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका प्रभाव आज नहीं कल निश्चित रूप से उनका पड़ेगा। विद्यालय और अभिभावकों में जो है आज बहुत बड़ा गैप होता है।
पेरेंट्स जो है संस्थाओं में आते नहीं है, किसी प्रकार की पेरेंट्स मीटिंग में आते नहीं है। अगर वो आए, उनसे बराबर शिक्षक और शिक्षण संस्थाएं उनसे बराबर संपर्क रहे हैं। किस प्रकार से क्यों बालिका ने ड्रॉप आउट किया, क्यों बालिका विद्यालय में निरंतर नहीं आ पा रही है, कौन सी परिस्थिति है, कौन से कारण है, और अगर हम उन परिस्थितियों कारणों को अगर हम दूर कर सके, किसी प्रकार से विद्यालय उनको मदद कर सकता है, तो निश्चित रूप से वो भी हमारे लिए इसके लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसके अलावा जो डॉक्टर विनीता बता रही थी कि जेंडर वाइज है, हमारा सिलेबस देख लीजिए, पाठ्य पुस्तक दे लीजिए, अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में, अधिकांश पाठ्यक्रम में जेंडर वाइज सारी व्यवस्था होती है। सारा जो लिखा होता है मेल बेस्ड होता है। हम कोई भी उदाहरण देंगे, कोई भी कहानी लिखेंगे, तो उसमें कुल मिलाकर के जो है पुरुष प्रधान, बालक प्रधान जो होता है, तो इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए कि जेंडर वाइज पाठ्यक्रम, जेंडर वाइज टेक्स्ट बुक ये नहीं हो तो ज्यादा अच्छी हो सकती है। और इन सब का इस प्रकार से बालिका शिक्षा का उत्थान हो, बालिका शिक्षा की किस प्रकार से गुणवत्ता बढ़े, इसका सबसे अच्छा एकमात्र उपाय है हम सब भावी शिक्षक और वर्तमान के जो शिक्षक हैं वही इस कार्य को अच्छी तरह से निर्वहन कर सकते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी, जैसा कि बताया था, बालिकाएं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक शिक्षक हैं, तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी उनकी अधिक हो जाती है, क्योंकि उनका प्रतिशत अधिक है। महिलाएं अधिक शिक्षिका हैं, तो निश्चित रूप से किस प्रकार से हम बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करें, बालिका शिक्षा को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं, तो उसका जो है वो हमें शिक्षकों को करना चाहिए। अगर शिक्षक ये निश्चय कर ले, बहुत सी बार 5 सितंबर के आसपास समाचार पत्रों में आते थे कि किस प्रकार से अनेक ऐसे शिक्षक, मॉडल शिक्षक हुए हैं जो सेवानिवृत्त के बाद भी निःशुल्क जो है अध्ययन करा रहे हैं। अनेक ऐसे शिक्षक हुए हैं जो नियमित रूप से बिना किसी वेतन के पढ़ा रहे हैं। अनेक ऐसे शिक्षक हुए हैं जो विद्यालय समय के अलावा सुबह से शाम एक्स्ट्रा बालकों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। और कुछ दिनों पहले आया था कि गरीब व्यक्ति ने, एक भिखारी ने शिक्षण संस्था की स्थापना करी, विद्यालय स्थापना करी। अगर ये भावना आ जाती है तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। आवश्यकता यह है कि हम सब इनके लिए जो है प्रयास करें। सरकार के द्वारा वैधानिक रूप से हमें समान अधिकार मिल गए, समान अवसर की व्यवस्था है, समान व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन सबको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब में हमारा योगदान होगा, शिक्षकों का योगदान होगा। और जब तक शिक्षक योगदान नहीं देंगे तो जब तक ये इसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार मैं संस्था को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबको